हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक मैथ्स इजी। आज के इस वीडियो में हम वंशानुक्रम और वातावरण के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं वंशानुक्रम और वातावरण के 2 वीडियोस बना चुका हूं, वो जाकर के आप देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, तो इसको किस प्रकार की सामाजिक संरचना माना जाता है? तो आपका ऑप्शन है पहला प्राथमिक, गौण, गत्यात्मक या स्थिर। तो आपको पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि जो आनुवंशिकता होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। ठीक है, तो इसके जो गुण होते हैं इनके गुणों का स्थानांतरण स्थिर रहता है, ये कभी बदलते नहीं है। जैसे आपने एक रोग का नाम सुना होगा, एक रोग होता है वर्णांधता। बच्चों में वर्णांधता पाई जाती है। तो वर्णांधता जो रोग होता है, कलर ब्लाइंडनेस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो जो रोग होता है वो आनुवांशिक रोग होता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो होती है आनुवांशिकता स्थिर होती है। ठीक है, कैसी होती है? स्थिर होती है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व किस चीज का परिणाम है? मैंने चैप्टर जब आपको पढ़ाया था वंशानुक्रम और वातावरण, तो मैंने आपको बताया था तो व्यक्तित्व पर जो प्रभाव पड़ता है वो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा आपका आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। कहने का मतलब यह है कि इन 4 ऑप्शन में से किसके अलावा सभी कारक विकास को आकार देते हैं? तो देखो, शिक्षा विकास को प्रभावित करती है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब है आपका पौष्टिकता की गुणवत्ता। पौष्टिकता की गुणवत्ता भी आपकी विकास को प्रभावित करेगी। अगर आपको खाना पौष्टिक मिल रहा है, अच्छा खाना खा रहे हो आप, ठीक है, तो आपका विकास तेजी से होगा। ठीक, तो कहने का मतलब यह है पौष्टिकता भी विकास को आकार देती है। संस्कृति भी विकास को आकार देती है। जैसे संस्कृति का मतलब यह है कि आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं वो किन किन नियमों को मानते हैं, किन नियमों को फॉलो कर रहे हैं। तो आप जिस जगह पर रह रहे हो आपको उसी की तरह बनना पड़ेगा। वहां जो लोगों के कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स बनाए हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको वहां पर समायोजन में कठिनाई होगी। तो इसीलिए ये 3 चीजें तो विकास में इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन शारीरिक गठन का कोई मतलब नहीं होता है विकास से। भाई ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई आदमी बहुत मोटा है तो उसका विकास बहुत ज्यादा हो गया है, या कोई आदमी बहुत पतला है तो उसका विकास हुआ ही नहीं है। ऐसा हम नहीं कह सकते। शारीरिक गठन जो है एक तरीके से वृद्धि के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि सवाल में ये पूछा था किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? अब मैंने क्या बताया था? आंखों का रंग। आंखों का रंग जो है, मैंने आपको रोग का नाम बताया था, उस रोग का नाम है वर्णांधता। वर्णांधता में क्या होती है? आंखों का जो रंग होता है, कुछ रंग हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो आनुवांशिकता संबंधी क्या है? आंखों का रंग है। बाकी सब आप देख लो, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, तो ये तो हो नहीं सकता आनुवांशिकता संबंधी कारक। चिंतन पैटर्न, आप किस प्रकार से चिंतन करते हो, किसी भी चीज के बारे में सोचते हो, तो वो तो आनुवांशिक रूप से आता नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपका सी ऑप्शन है, आंखों का रंग, वही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अब इस 4 ऑप्शन में से कौन सा व्यक्तित्व के विकास में भूमिका का निर्वाह करता है? तो मैंने आपको पढ़ाया है इस चैप्टर में, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों ही मुख्य रूप से व्यक्तित्व के विकास में भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को
4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। ये मुझे ऑप्शन सही लग रहा है और आगे पढ़ लेते हैं। समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। फिर है सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनाई जानी चाहिए। तो यहाँ पर इन चारों में से अगर बेस्ट ऑप्शन देखोगे, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ, कोई भी बच्चा हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो, गरीब हो या अमीर हो, किसी भी धर्म से आया हो, किसी भी जाति का हो, हमें बच्चों में विभेद नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप 100% बता दोगे कि आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका क्या होती है। तो आप ये देखो, समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। अगला है, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। देखो ये तो गलत बात है, क्योंकि आनुवंशिकता और वातावरण हमेशा एक साथ ही व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि अगर वास्तविक विकास आपको चाहिए तो आप जो है, आप पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है वातावरण। भाई आनुवंशिकता तो आपको एक बार मिल गई आपके पूर्वजों से, लेकिन जब आप समाज में आते हो, समाज में सरवाइव करते हो, तब क्या होता है, तब आपको वातावरण से सामना करना पड़ता है और वातावरण ही आप पर प्रभाव डालता है। तो आपका जो विकास होता है, वास्तविक विकास जो होता है, वो वातावरण के अनुसार होता है। ठीक है। अगला ऑप्शन है, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास पर 50-50% योगदान देते हैं। भाई ये भी बात सत्य नहीं है, क्योंकि ये देखा गया है कि आनुवंशिकता और वातावरण में वातावरण का जो योगदान होता है वो अधिक होता है। तो 3 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट, समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के विकास पे परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? मतलब बच्चे के विकास में परिवेश की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप पहला ऑप्शन पढ़िए, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं, जबकि कुछ कक्षा के अन्य विद्यार्थियों जैसा नहीं कर पाते। फिर है आपका, पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लाभदायक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। इसके बाद हम बात करें, एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा 2 तरीके होते हैं ऑप्शन को छांटने के लिए, या तो आपको सीधे वही ऑप्शन पिक करना है जो सही है, या फिर आप ये देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये देखिए गलत कौन कौन से है इसमें से। तो आपको तीसरा ऑप्शन तो गलत साफ साफ लिख रहा है। चौथा ऑप्शन देखो, शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। ऐसा भी जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना होता है कि अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ है तो वो नैतिक रूप से भी अच्छा होगा, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका सी और डी ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है। अब आपका बचे पहले और दूसरे ऑप्शन। पहला ऑप्शन देखो, दोबारा पढ़ते हैं, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं, जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। बात किसकी करनी है हमें? बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका। ठीक है। फिर देखो, पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लाभदायक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ विद्यार्थी हैं जो पहले, अभी आप देख रहे होंगे नई नई टेक्नोलॉजी आने के कारण क्या हुआ है, बच्चों का बुद्धि का स्तर बढ़ता जा रहा है। भाई पहले क्या होता था, हमारे पास इतनी डिजिटल मार्केटिंग नहीं थी, मतलब हम एक तरीके से कंप्यूटर का यूज नहीं करते थे और डायरेक्टली जो भी पढ़ते थे हम किताबों में पढ़ते थे, कुछ देख के नहीं पढ़ते थे। अब तो यह है कि वीडियो 3D मॉडलिंग में दिखा देते हैं, तो बच्चे को उसकी समझ आसानी से हो जाती है। तो ये देखा गया है कि पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लाभदायक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। फिर गोद लिए हुए बच्चे का वही बुद्धि लाभदायक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। ऐसा जरूरी नहीं है, देखो बुद्धि लाभदायक तो बच्चे टू बच्चे अलग अलग होता है, ठीक है, प्रत्येक बालक का बुद्धि लाभदायक क्या होगा, अलग अलग होगा, तो ये तो ऐसा जरूरी नहीं है, बी ऑप्शन तो गलत है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, ये बात भी गलत है, क्योंकि अनुभव से क्या होता है, मस्तिष्क का विकास होता है, ठीक है। अनुभव से क्या होता है, हम कई नई चीजें सीखते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे मस्तिष्क का विकास होता है। फिर देखो, विद्यालयकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसी भी बात नहीं है। विद्यालय जाने से बच्चे के अंदर कई चीजें, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, बात करने की क्षमता बढ़ जाती है, नैतिक विकास होता है बच्चे का। तो इस तरीके से 3 ऑप्शन तो गलत हो गए, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के बारे में हमें बताना है। तो आप देखो, परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित होता रहता है। ये तो गलत हो गया भाई। अभी हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि आनुवंशिकता का प्रभाव स्थिर रहता है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा देखो, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। नहीं, व्यवहारवाद तो व्यवहार के अकॉर्डिंग, व्यवहार पर आधारित है व्यवहार का सिद्धांत। कोई व्यक्ति किस तरीके से व्यवहार करता है उसका हम आकलन करते तभी उस सिद्धांत बना है, तो प्रकृति पर तो आधारित हो नहीं सकता। डी ऑप्शन गलत हो गया। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आप ये देख रहे हो कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का जो प्रभाव होता है वो परिवर्तनशील होता है। मतलब अब आप अभी किसी और परिवेश में रह रहे हो, फिर कभी यहां से कहीं और चले गए आप, तो वहां पे आपको किस तरीके का परिवेश मिल रहा है, तो आपका व्यवहार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है, आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा। तो इस तरीके से सी ऑप्शन करेक्ट है। अब आपने एक स्टोरी भी पढ़ी होगी। एक स्टोरी क्या थी कि एक बच्चा होता है, जब बच्चा वो पैदा होता है तो उसको कुछ जानवर जंगल में उठा के ले जाते हैं। तो लगभग 10-12 साल बाद वो बच्चा, जब उसको ढूंढा जाता है तो बच्चा 10-12 साल बाद मिलता है, और उसके व्यवहार को जब देखा जाता है तो ये बच्चा जो है केवल जानवरों की भाषा को समझता है, आदमियों की भाषा को नहीं समझता। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके जो आसपास का परिवेश होता है वो जो है जानवर के साथ रहता है, जानवर के साथ रह रहकर वो अपने आसपास के वातावरण में समायोजित हो जाता है और आसपास के वातावरण की भाषा को समझने लगता है। तो ये चीज है जो हमारा परिवेश के परिवर्तन से विकास भी परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मैं आपको एक चीज बता दूं बिल्कुल क्लियर, प्रकृति का मतलब होता है आनुवंशिकता, जो हमें प्रकृति से मिला है। जैसे शरीर की बनावट, भाई शरीर की बनावट हमने थोड़ी ना बनाई है, ये तो हमें ऑलरेडी मिली है प्रकृति से। और प्रकृति मतलब शरीर की बनावट हमारी किसकी तरह होती है, हमारे मम्मी पापा की तरह या हमारे पूर्वज दादा दादी की तरह वो भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आनुवंशिकता का जो संबंध होता है वो प्रकृति से होता है। तो प्रकृति मतलब आनुवंशिकता। और पोषण कौन करता है? पोषण करता है हमारा वातावरण। जब हम वातावरण में आ जाते हैं तो पोषण हमारा वातावरण करता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? प्रकृति पालन पोषण विवाद। तो आप ये देखो, पहला ऑप्शन है, एक बच्चा खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। भाई ये तो प्रकृति पोषण विवाद में उपयुक्त अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि खाली स्लेट के समान होता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि बच्चा जो पैदा होता है उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। ये तो बात गलत हो गई कि ये बच्चा खाली स्लेट के समान होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर बहुत सारी क्षमताएं होती हैं। वो उसको रोना कोई नहीं सिखाता, रोना मतलब उसको ऑलरेडी आता है। और उसके बाद में अगर मैं बात करूँ आपकी क्या कहने उसके, हंसना बच्चा अपने आप सीखता है, और
गुस्सा होना भी बच्चा अपने आप सीखता है भाई, तो ये खाली स्लेट के समान नहीं है, ठीक है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखो, एक बच्चे के व्यवहार के का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का महत्व बहुत कम होता है, भाई ये भी गलत है, क्योंकि बच्चे का व्यवहार जो निर्धारित होता है वो आसपास के परिवेश से ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये बात भी गलत हो जाएगी। सी ऑप्शन देखो, वंशानुक्रम और परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। अगला ऑप्शन दे रखा है, बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पढ़ रहे हैं। भाई ऐसा तो नहीं है, जिस परिवेश में पढ़ेंगे बच्चे उसी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। मैंने बताया प्रकृति का मतलब क्या होता है, प्रकृति का मतलब होता है आनुवंशिकता, होता नहीं होता है। अब देखो आनुवंशिकता किसमें आ रही है, आनुवंशिकता आ रही है वंशानुक्रम में, आ रही है नहीं आ रही है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। भाई ये तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगला देखो, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्ण प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। प्रकृति और पोषण पर बहस, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया, फिर है भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। तो देखो भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उन्हें आनुवंशिक रूप से करने की प्रवृत्ति होती है। अब तो देखो आनुवंशिकता भी आ गई, आनुवंशिकता का मतलब प्रकृति, भाषा अर्जित कर रहे हैं, अर्जित कहां से कर रहे हैं, वातावरण से कर रहे हैं, तो कहने का मतलब वातावरण का मतलब होता है पोषण, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन और है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है, यह कथन है। तो ठीक नहीं है, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान देते हैं। भाई ये तो गलत बात है, वातावरण के घटक योगदान तो देते हैं, बहुत ज्यादा योगदान देते हैं। दूसरा ऑप्शन ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध सिद्ध करते हैं विकास में वातावरण का प्रभाव अधिक पड़ता है, वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखो ये बात तो सही है, मैंने आपको बताया भी है कि आनुवंशिकता से ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो वातावरण का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। चलो ऑप्शन और देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है, ऐसा जरूरी नहीं है, आनुवंशिक गुण बदलते भी रहते हैं, ठीक है। कभी दादाजी के आ गए तो कभी पिताजी के आ गए, कभी मम्मी जी के आ गए, तो इस तरीके से होता है। तो सी भी गलत हो गया हमारा। ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। भाई आनुवंशिकता भविष्यवाणी नहीं करती है विकास की, ठीक है। तो कहने का मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, विकास में वातावरण का योगदान बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम इसका सेकंड चैप्टर है वृद्धि और विकास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अदर एग्जाम जैसे यूपी लेखपाल या यूपी एसआई के लिए भी मैं इस पर वीडियोस डालता रहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।